तो हम लोग बात कर रहे थे एम्पलीट्यूड शिफ्ट की, ठीक है, जिसमें हमने डिफरेंट एम्पलीट्यूड दिए हैं, डिफरेंट वेव्स के, सही है. एंड रिमेंबर दैट फॉर वन इट इज इन दिस केस, let me give you a recap. Okay. Okay. अच्छा, लेट्स स्टार्ट. अच्छा, ये हमने लास्ट जो पढ़ा है वो एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग के बारे में पढ़ा है. इसका मैंने एक आपको ग्राफ दिखाया था, इसकी कोई पिक्चर दिखाई थी आपको एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग की? दिखाइए, बता रहे हैं. अच्छा, let me just quickly take it. Actually, टेक्स्ट बुक सॉफ्ट कॉपी है नहीं, तो मैं एक्चुअली टेक्स्ट बुक की तस्वीरें खींच के ईमेल करती हूँ, फिर वो अपने कंप्यूटर पे खोलती हूँ जो आपको नजर आता है, ठीक है. सो इट्स लाइक 10 थिंग्स व्हिच आर गोइंग ऑन एट द सेम टाइम. गिव मी अ मिनट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीर है जो मैं दिखाना चाह रही हूँ आपको. जस्ट गिव मी अ मिनट, ओके. आई एम सॉरी अबाउट दिस, जस्ट गिव मी अ मिनट. अच्छा, सॉरी. अच्छा, हम बात करें, आप लोगों को ये नजर आ रही है स्लाइड एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग की? कैन यू ऑल सी इट? ओके. तो जस्ट टू गिव यू रिकैप, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग के बारे में हमने पिछली दफा बात की थी. एंड एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग में आपके पास ये फॉर्मूला गिवन है, विच इज योर एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग वेव इक्वेशन, 1 प्लस VMT A अपॉन 2 cos ओमेगा CT. VMT जो है वो आपकी जो भी डिजिटल इंफॉर्मेशन है उसका एम्पलीट्यूड है, ठीक है. एंड देन यू हैव A अपॉन 2, which is your unmodulated carrier amplitude, and omega CT is the frequency of your carrier. So, if the modulating signal VMT is normalized binary, remember it's a binary signal, यानी कि you are either sending 1 and 0, और हम ये कह रहे हैं कि अगर हम लॉजिक 1 भेज रहे हैं तो उसका जो एम्पलीट्यूड है वो पॉजिटिव 1 होगा, और अगर हम लॉजिक 0 भेज रहे हैं तो उसका एम्पलीट्यूड -1 होगा, ठीक है. ये हमारे पास वेव है इस तरह की. और अगर हम पॉजिटिव 1 भेज रहे हैं तो उसका एम्पलीट्यूड +1 होगा, 0 भेज रहे हैं तो उसका एम्पलीट्यूड -1 होगा. तो इसमें ये लास्ट टाइम मैंने आपको ये डायग्राम नहीं दिखाया था जो मैं अभी दिखाना चाह रही थी. So this is a diagram. If you can see the binary input at the top, okay. So you can see that when you're sending logic 1, it is positive 1 volt, and when you're sending logic 0, it is -1 volt. अब यहाँ पे दिखाया हुआ नहीं है
properly कि +1 or -1 है, but you can just imagine that when you're sending this is 1, so when you're sending logic 1 it is +1 volt, and when you're sending logic 0 it is -1 volt. So when you come back to your equation, I will put all these diagrams on VLE, okay, so you can actually download it from there. अभी मैंने डाले नहीं है, एंड ऑफ द क्लास आई डू इट. तो फॉर लॉजिक 1 अगर हम उस इक्वेशन में जो अभी मैंने आपको ऊपर दिखाई थी इसमें हम +1 डालते हैं. रिमेंबर VMT जो है, अगर हम +1 की बात करें तो VMT +1 वोल्ट होगा, +1 वोल्ट होगा. So this becomes 1 + 1 multiplied by A upon 2 cos omega CT. So you can see that has been happening here. 1 + 1 A upon 2 cos omega CT, which is 2 multiplied by A upon 2 cos omega CT. 2 and 2 will cancel. So when you're sending logic 1, your amplitude shift keying wave will be A cos omega CT. Okay, A cos omega CT. इसी तरह जब हम लॉजिक 0 भेज रहे होते हैं तो उस सूरत में क्या होता है, लॉजिक 0 जब हम भेज रहे होते हैं, so now it becomes, because 0 is represented by -1 volt. 0 is represented by -1 volt. So this will become 1 - 1 A upon 2 cos omega CT. 1 - 1 is 0. 0 से जब आप पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, the answer is going to be 0. So this shows us when you're sending logic 1, your equation is जो आपकी एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग की वेव होगी वो होगी A upon 2 cos omega CT. और जब आप लॉजिक 0 भेज रहे हैं, आपके पास जो एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग की वेव होगी वो होगी 0. So when we come back to our diagram over here, so you can see that this is represented in this diagram. ये सब नजर आ रहा है आपको? सबको नजर आ रहा है diagram? Yes, miss. Okay. So you can see when you send logic 1, Yes. the output of your DAM is a wave. That is, I think A upon 2 cos omega CT. That was the equation. और जब आप लॉजिक 0 भेज रहे हैं तो उसमें 0 आउटपुट आ रहा है. ठीक है, जब आप लॉजिक 1 भेज रहे हैं तो A upon 2 cos omega CT की वेव आ रही है. तो इस तरह जो है आप देख रहे हैं, आप अपने कैरियर के एम्पलीट्यूड को वेरी कर रहे हैं. That is why it is called amplitude shift keying. Okay, amplitude shift keying, यानी कि when you are sending logic 1 उसका amplitude A cos omega CT है, और जब आप logic 0 भेजें उसका amplitude 0 है. So you are actually fundamentally changing the amplitude as you are changing your wave. फिर this was last lecture, and then we talked about okay, and you can see it over here. Actually, it's shown over here that you can see that you have a binary input and ASK output waveform. तो जहां जहां आपने 0 भेजा है 0 आउटपुट पे आएगा, और जहां जहां 1 है वहां पे एक वेव A cos omega CT आएगा जो आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया था ऊपर. ठीक है, so whenever you have a logic 1 you're going to get A omega CT, and when you have a logic 0 you're going to get a 0. And if you see that if you have multiple 1 or multiple zeros, तो उस सूरत में अगर आप रिसीवर पे बैठे हुए हैं और आपके पास 0 0 0 आ रहा है, मतलब उसके लिए 0 वोल्ट की वेव आ रही है, फिर एक cos omega CT की वेव आ रही है, तो इस सूरत में आपको कैसे पता चलेगा कितने जीरोस हैं और कितने वंस हैं. ठीक है, so that is why I mentioned before that the clocks between the transmitter and the receiver have to be synchronized. Okay, if the receiver is not synchronized with the transmitter, chances are के 3 जीरो के बजाय वो 2 zeros को रीड करे, which is wrong. That means your information is wrong. So both the clocks need to be synchronized. ASK waveform is the same as the rate of change of the binary input BPS. यानी कि आप अगर यहाँ पे जो B में आउटपुट वेवफॉर्म है, ऑब्वियसली जितना इनपुट में जितने बिट्स पर सेकंड आप भेज रहे हैं उतने ही आउटपुट में
ASK वेवफॉर्म की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो ASK वेवफॉर्म इज द सेम एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द बाइनरी इनपुट। 0 है तो 0 होगा, 1 है तो cos ओमेगा CT होगा, फिर 0 होगा, फिर 0 होगा, फिर 1 आएगा तो cos ओमेगा CT आएगा। So this rate of the ASK waveform is the same as the binary input bits per second. Therefore, the bit rate equals the baud rate. Okay, the bit rate equals the baud rate. So remember that I told you that baud rate क्या होता है कि एक सिंबल में आप कितने बिट्स एक वक्त में कैरी कर रहे हैं। तो इसमें ऑब्वियसली एक सिंबल में एक ही बिट कैरी हो रहा है। सो इन दिस केस द बिट रेट and the baud rate are equal. With amplitude shift keying, the bit rate is also equal to the minimum Nyquist bandwidth. So in this case, two things you need to remember. The bit rate is equal to the baud rate and the bit rate is also equal to the minimum Nyquist bandwidth. Okay, the minimum Nyquist bandwidth. So I think we did this question. Determine the baud and the minimum bandwidth necessary to pass a 10 kilobits per second binary signal using amplitude shift keying. तो इसमें जो बिट रेट है वो कितना है, कोई मुझे बता सकता है इसका बिट रेट कितना है? हेलो, आंसर प्लीज, इस क्वेश्चन में बिट रेट कितना है? कितने बिट्स पर सेकंड हम भेज रहे हैं? 10. 10 है, सही है। Good. Okay, that's good. So that is your bit rate. What did I just say up here? The bit rate equals the baud rate. The bit rate equals the baud rate. So इस सूरत में baud rate क्या होगा? 10,000. 10,000 bits per second. Okay, just give me 1 minute. Okay. 10. जी, सॉरी अबाउट दैट, रियली सॉरी। आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके बेटा, अच्छा तो आपके पास बिट रेट 10 किलो बिट्स पर सेकेंड है, आपके पास baud रेट कितना है बेटा? 10 किलो बिट्स, एक्सीलेंट। और आपका मिनिमम बैंडविड्थ कितना है? तो अगर आप वापस इसको देखें, with ASK the bit rate is also equal to the minimum Nyquist bandwidth. तो आपका बैंडविड्थ कितनी है यहाँ पे? 10 है, सही है। तो in amplitude shift keying, the bit rate is equal to the baud rate and it is also equal to the minimum Nyquist bandwidth. आई समझ में? Any problems up to here? आवाज आ रही है? Okay. Now we go on to the next one. So this was amplitude shift keying. Now we are coming to frequency shift keying. Okay, frequency shift keying. Now frequency shift keying, अब आपको ड्रिफ्ट समझ में आ गई होगी क्योंकि हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की है, हमने फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की है। अब आपने ASK पढ़ी है, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग पढ़ी है, अब SSK में आप आएंगे। थोड़ा बहुत आप लोगों को एक आइडिया हो गया है कि what is the pattern over here. So when we talk about frequency shift keying, it is also a relatively simple, low performance type of digital modulation. Again, we are doing digital modulation over here. It is a simple modulation to the point. FSK is a form of constant amplitude angle modulation similar to standard FM. It is a form of constant amplitude. That means we are not changing the amplitude. Remember, in FM also, we did not really change the amplitude of your carrier signals. We only changed the frequency. So FSK is also a form of constant amplitude angle modulation similar to standard FM, except in this case, the modulating signal is actually a binary signal. Okay.
in the standard FM, the modulating signal was a continuous signal. Continuous signal का मतलब sine wave या cos wave या whatever. But in this case, your modulating signal is a binary signal, and this binary signal is varying between two discrete voltage levels. यानी कि positive one, ones and zeros. अच्छा, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप वन जो है वो किस वोल्टेज लेवल से रिप्रेजेंट करते हैं. आप वन को +1 और जीरो को -1 से रिप्रेजेंट करते हैं. आप वन को +1 और जीरो को 0.5 से रिप्रेजेंट करते हैं. तो इट डिपेंड्स ऑन यू. सो द टू डिस्क्रीट वोल्टेज लेवल्स वंस एंड जीरोस के लिए होते हैं rather than a continuously changing analog waveform. So standard FM में क्या था, आपके पास एक continuous signal था, लेकिन in this case you have a binary signal varying between two discrete voltage levels. Now the general expression for FSK is given by this. This is the general expression for it. VFSK is equal to VC cos 2 pi FC plus VMC delta FT. Now this is a bit nastier than the other one that we were doing before. लेकिन it's okay. तो इसमें क्या है, you got VC, capital VC, where you are taking the carrier voltage, ठीक है, sorry, the carrier amplitude VC cos 2 pi, and then you have FC, which is the frequency of your carrier, plus you have VMC. VMC is obviously your modulating signal, and remember modulating signal in this case only has two values. यानी कि अगर जैसे कि पिछली एग्जांपल में हमने देखा था, logic 1 is represented by +1 and logic 0 is represented by -1. So in this case VMT is either +1 volt or -1 volt. Okay, and then delta F. What is delta F? Okay, we'll talk about that as well. Multiplied by T. Okay, delta F multiplied by T. Delta F is the peak change in the analog carrier frequency. आपकी जो कैरियर सिग्नल है वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे है, ठीक है. याद है, अगर एफएम में भी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और फ्रीक्वेंसी कम होती है, सिमिलरली ओवर हियर फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है. डेल्टा एफ इज एक्चुअली पीक चेंज इन द एनालॉग कैरियर फ्रीक्वेंसी. So just continuing from the last example, the modulating signal is normalized binary waveform where a logic 1 is represented by +1 and logic 0 is represented by -1. तो अगर हम +1 को डालते हैं अभी जो इक्वेशन के ऊपर, तो it will, the VFSK is now going to equal VC cos 2 pi FC plus, remember VMT delta F था तो VMT यहाँ पे +1 है, plus delta FT. ओके, प्लस डेल्टा एफसी. और अगर VMT -1 वोल्ट हो गया फॉर लॉजिक 0, तो इक्वेशन जो है वो चेंज हो जाएगी VC cos 2 pi FC माइनस डेल्टा एफसी. ओके, अगर इन दोनों इक्वेशंस में किसी को इश्यूज है तो प्लीज पूछ लीजिए बिफोर आई मूव ऑन कि ये इक्वेशन दोबारा. अच्छा, ये आपके पास जो है इक्वेशन है VFSK की, ठीक है. इसमें क्या हो रहा है, VFSK C is equal to VC cos 2 pi FC plus VMT. ना ये जो VMT है ना, ये यहाँ पे एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, जी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ठीक है. और हमारे केस में मॉड्यूलेटिंग सिग्नल क्या है, या तो हम लोग वंस एंड जीरोस भेज रहे हैं, तो वंस एंड जीरोस का मतलब है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या तो +1 वोल्ट होगा या -1 वोल्ट होगा. तो अगर मैं लॉजिक 1 भेज रही हूँ तो ये VMT जो है ये बन जाएगा +1 वोल्ट. ओके, ये बन जाएगा +1 वोल्ट. ओके, लेकिन अगर मैं 0 भेज रही हूँ तो ये VMT बन जाएगा -1 वोल्ट. ओके, ये VMT बन जाएगा -1 वोल्ट. So if you come back to this, so what happens is VMT is +1 volt, so the above equation will be changed to VC cos 2 pi FC plus delta FT. और अगर -1 वोल्ट है तो FSK C will become VC cos 2 pi FC minus delta FT. आई समझ में? Any problem?
हेलो, यहाँ तक समझ में आई है? शुड आई रिपीट इट? क्या कह रहे हैं? लेकिन फिर भी ये मैडम, ये डेल्टा एफ क्या चीज है? क्या ये वो पीक फ्रीक्वेंसी है क्या? डेल्टा एफ, मैं बता रही हूँ डेल्टा एफ क्या चीज है। यहाँ तक वैसे आपकी समझ में आ गई है? जी जी आ गई। ओके ओके। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं, एक मिनट। अच्छा, अब हम फिर से डायग्राम पे एक आ जाते हैं कि डेल्टा एफ क्या है। ठीक है, अच्छा ये डायग्राम जो है इसको देखें, अभी कॉपी करने की जरूरत नहीं है, सब वीएलई पर पहुंच जाएगा। ठीक है, आपने क्या किया है, आपने जो है वो हमारे पास दो इक्वेशंस आ गए हैं। ठीक है, पहले हमारी जो अगर हम टॉप पे देखें, हमारी जो कैरियर है वो एफसी है। ठीक है, कैरियर सिग्नल है वो एफसी है। लेकिन जब हमारे पास लॉजिक 1 आता है, यहाँ पे अगर आप देखें लॉजिक 1 आ रहा है, तो वो लॉजिक 1 जो है वो प्लस एफ, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, वो किसी और फ्रीक्वेंसी से रिप्रेजेंट होता है। लॉजिक 1 जो है वो किसी और फ्रीक्वेंसी से रिप्रेजेंट होता है। अगर आप ये नीचे डायग्राम देखेंगे, आपके पास 0 1 0 1 0 1 जा रहा है। ठीक है, 0 जो है वो रिप्रेजेंट हो रहा है एक किसी फ्रीक्वेंसी से, और लॉजिक 1 जो है वो रिप्रेजेंट हो रहा है एक और फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, लॉजिक 0 एक फ्रीक्वेंसी से रिप्रेजेंट हो रहा है, लॉजिक 1 एक और फ्रीक्वेंसी से रिप्रेजेंट हो रहा है। अगर आप दोनों फ्रीक्वेंसीज को गौर से देखेंगे तो लॉजिक 0 की फ्रीक्वेंसी कम है, लॉजिक 0 की फ्रीक्वेंसी एज कंपेयर टू लॉजिक 1 कम है। ठीक है, तो एफ सी जो है वो आपकी रेस्टिंग कैरियर फ्रीक्वेंसी है। रेस्टिंग कैरियर फ्रीक्वेंसी का मतलब अभी आपने कैरियर पे कोई मॉड्यूलेशन नहीं किया, वो एक सिंपली एक फ्रीक्वेंसी जा रही है। ठीक है, सिंपली फ्रीक्वेंसी आपकी एक जा रही है। जब आपने लॉजिक 1 भेजा तो ये फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई, अब वो राइट हैंड पे गई और वो इंक्रीज हो गई। ठीक है, वो कितनी इंक्रीज हुई है, वो डेल्टा एफ इंक्रीज हुई है, यानी कि एफ सी प्लस डेल्टा एफ, कोई एक नंबर है डेल्टा एफ जिससे वो इंक्रीज हुई है और वो पहुंची है एफ एम पे। एफ एम इज कॉल्ड द मार्क फ्रीक्वेंसी। एफ एम इज कॉल्ड द मार्क फ्रीक्वेंसी, MARK। ये यहाँ टेबल देखें आप, MARK मार्क फ्रीक्वेंसी, यानी कि मेरी रेस्टिंग फ्रीक्वेंसी एफ सी थी। जैसे ही मैंने लॉजिक 1 भेजा, क्योंकि अभी आपने इक्वेशंस भी देखी, तो इक्वेशंस में क्या था, इक्वेशंस में वो फ्रीक्वेंसी लॉजिक 1 की वजह से इंक्रीज हो गई। वो कितनी इंक्रीज हुई है, वो डेल्टा एफ इंक्रीज हुई है, और जिस वैल्यू पे वो पहुंचती है उसको हम कहते हैं एफ एम, विच इज योर मार्क फ्रीक्वेंसी। दिस इज द फ्रीक्वेंसी व्हेन द इनपुट इज 1। मार्क फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी when your input is 1. Similarly, रेस्टिंग फ्रीक्वेंसी जो है जब लॉजिक 0 जाता है तो वो कम हो जाती है, एफ सी जो है वो कम हो जाती है। अगर आप इस नीचे लेफ्ट हैंड के डायग्राम को देखेंगे तो आप देखेंगे जब 0 जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम होती है, जब लॉजिक 1 जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। तो हमारी फ्रीक्वेंसी एफ सी से कम हो जाती है जब लॉजिक 0 जाता है। वो कितनी कम होती है, वो कम होती है डेल्टा एफ, बाय अ वैल्यू ऑफ डेल्टा एफ। एफ सी जो है वो कम होती है बाय अ वैल्यू ऑफ डेल्टा एफ, और फिर वो पहुंचती है एफ एस पे। एफ एस इज योर स्पेस frequency. If you look at this table over here, SS is your space frequency. This is the name of the frequency when your input is 0. This is the name of the frequency when your input is 0. Okay? So, coming back to the equations for a minute. To come back to the equations, जब हमने लॉजिक 1 भेजा है, ठीक है, तो VNC becomes positive 1 volt। मेरी FSK की इक्वेशन क्या है, DC cos 2 pi FC plus delta FC। FC plus delta F is FC plus delta F is also called my mark frequency. Okay,
इट इज ऑल्सो कॉल्ड माई मार्क फ्रीक्वेंसी। यानी कि fs के जब लॉजिक बन जाता है तो मेरी रेस्टिंग फ्रीक्वेंसी fc जो है वो इंक्रीज होती है। वो कितनी इंक्रीज होती है? वो इंक्रीज होती है बाय वैल्यू ऑफ डेल्टा एफ। सिमिलरली जब मैं लॉजिक 0 भेजती हूँ तो मेरी इक्वेशन जो है वो ये बन जाती है fskT इज इक्वल टू vc cos 2 by fc माइनस डेल्टा fc। यानी कि fc जो मेरी रेस्टिंग फ्रीक्वेंसी थी वो कम हो गई है बाय वैल्यू ऑफ डेल्टा एफ। ओके, वो कम हो गई है बाय वैल्यू ऑफ डेल्टा एफ। दिस इज कॉल्ड माय फेज फ्रीक्वेंसी। सो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, okay, so when you have a binary input of 0, your frequency output is fc minus delta f, and this is called phase frequency. And when you have an output of 1, your frequency output is fc plus delta f, and it is called your mark frequency. And just to give you that diagram again, same thing over here. इसमें बस ये frequency spectrum का diagram नहीं है. So you can see over here that fc was your resting frequency. When you send a logic 1, it becomes fc plus delta f. And when you send logic 0, it becomes fc minus delta f. Okay, and when you go fc plus delta f, it reaches a value of your mark frequency. Okay, and when you go fc minus delta f, it is a value of your phase frequency. Okay, and you can see over here at the bottom it says fs fm fs fm fs fm. तो जब 0 जाता है वो fs हो जाता है, which is your phase frequency, और जब 1 जाता है that it becomes fm, which is your mark frequency. So when we come back to our notes over here, so sort of the same thing is explained over here. डेल्टा एफ अब क्या है? जो सवाल आया था कि डेल्टा एफ क्या है, डेल्टा एफ को कहते हैं हम फ्रीक्वेंसी डिविएशन. ओके, डिविएशन मीन्स मतलब डिविएट का मतलब है सॉर्ट ऑफ, आप उसको कह सकते हैं डाइवर्जन. ओके, इंग्लिश में डिविएशन मीन्स टू गो, मतलब आप अपने रास्ते से अलग हो रहे हैं. तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी डिविएट कर रही है? आपकी रेस्टिंग फ्रीक्वेंसी fc है, विच इज योर कैरियर फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी डिविएशन यानी कि वो कितनी डिविएट कर रही है, कितनी मतलब fc से कितना चेंज हो रही है. ठीक है, तो डेल्टा एफ इज योर फ्रीक्वेंसी डिविएशन, and frequency deviation delta f is given by the absolute value of fm minus fs divided by 2. fm minus fs divided by 2. Now fm minus fs divided by 2 is equal to delta f. Okay, coming back to this, sorry I keep switching between the videos. delta f कैसे निकालेंगे? अगर आप इसको देखेंगे, fm minus fs divided by 2 will give you your absolute value of delta f. Will give you the absolute value of delta f. Any questions up to here? Yes or no answer दीजिए please. Hello, आवाज आ रही है? Yes, miss, no problem. Yes, miss. No problem. समझ में आ रहा है? ऐसे ही सब बोल रहे हैं. कैसे? अच्छा, presenters 5 है. अच्छा sir, raise your hands if you understand this please. Quickly show me your hands if you understand this concept. अदील की समझ में नहीं आया है, असदुल्ला की समझ में नहीं आया है, ज़िया की समझ में नहीं आया है. आ गया मिस, हैंड रेज किया हुआ है मैंने. अच्छा, अदील साहब की समझ में नहीं आया, ज़िया की समझ में नहीं आया है. मैंने भी हैंड रेज करा हुआ. अच्छा अच्छा, चांद साहब ने नहीं, उनकी नहीं समझ में आई थी. चांद साहब की, ठीक है. ओके, तो
and if I'm going too fast, you need to stop me, okay? Please, अगर मैं बहुत तेज पढ़ा रही हूँ या आप लोगों को वो लग रहा है कि मैम is going too fast, you have to tell me to stop, okay? Now, coming back to my notes. Yes, we are here, okay? Coming back to this, delta F frequency deviation is expressed mathematically as delta F is equal to absolute value of Fm minus Fs divided by 2. Okay? तो अगर आप ये नीचे देखें इस डायग्राम को, okay, so you can see over here you have okay, if you look at this diagram at the bottom, okay, on the right hand corner, जरा मुझे कोई बता सकता है ये क्या दिखा रहा है हमें? जरा मुझे सब कोई एक्सप्लेन करे मुझे ये डायग्राम. वैसे ये बाइनरी लॉजिक की इम्प्लीमेंटेशन बताइए इसमें, जैसे पहले था. जी, क्या समझ रहे हैं आप? FC प्लस, आपने FC प्लस डेल्टा F किया था इसमें. जब लॉजिक 1 है तो आपके पास मॉड्यूलेट होकर वो ज़्यादा हो गई उसकी फ्रीक्वेंसी, और बाकी जब आपने लॉजिक 0 किया तो कम हो गई. फिर बीच में ये ठीक है, नहीं आपकी बात सही है. ये मुझे बताइए डायग्राम बी और डायग्राम सी में क्या डिफरेंस है? डायग्राम बी तो आपको वो बता रही है ना कि आप मुताबिक, आवाज आपकी खराब हो गई. ये आपको बता रही है कि आपका मैग्नीट्यूड किस हिसाब से आ रहा है. जैसे आपने पिछले सवाल में बताया था कि जब 0 हो गया था, आपने लॉजिक 0 दिया था, तो आपका सिग्नल भी 0 हो गया था. उसको हम क्या कह रहे थे, उसका नाम क्या था? कोई और ट्राई करना चाहिए? दैट्स वेरी गुड, थैंक यू सो मच. एनीवन एल्स? कोई और बताएं मुझे प्लीज. किरण आप बताइए क्या बता रहा है? अच्छा हाँ बोलिए, कौन बोल रहा है? बस इन बी जो है वो एम्पलीट्यूड शो कर रहा है और सी पार्ट में फ्रीक्वेंसी शो हो रही है, और जब हमारा 0 लॉजिक जो आ रही है तो एम्पलीट्यूड हमारा 0 हो रहा है. ठीक है, सही है. और फ्रीक्वेंसी, हाँ, एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी शिफ्ट इन सी. Okay, that's really good. That's excellent. So you get the idea, right? Between the two, you have amplitude shift keying and you have the frequency shift keying. अगर आप FSK में देखेंगे, कोई मुझे बता सकता है वहाँ amplitude में क्या हो रहा है FSK में? एम्पलीट्यूड कांस्टेंट. एम्पलीट्यूड चेंज नहीं है, एम्पलीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है. Okay, that's really good. So you guys understand that in FSK we are not changing the amplitude, we are just changing the frequency. And in जी बोलिए बेटा. बात ना मैं हाजिर हो जाऊंगा. जी जी सर. Hello. Okay, so in your amplitude shift key, FSK, we are not changing the amplitude, we are just changing the frequency. Okay. Now, what about the baud rate in FSK? Obviously, baud rate in FSK is also equal to your bit rate. Same thing जो आपका FSK में baud rate है, that is equal to your bit rate. Now, when we talk about the bandwidth in this, hello. सर ये क्लास खत्म होती है, मैं आता हूँ, कॉल आई हुई. जी जी क्लास में बैठा हुआ हूँ सर.
Give me 2 minutes, okay? Okay. So now, when we talk about the baud rate, it is equal to your bit rate, which is baud is equal to FB. Okay. Now, FSK is the exception to the rule for digital modulation, as the minimum bandwidth is not determined by Nyquist equation. So, in this case, we cannot say that your Nyquist equation can be your minimum bandwidth. So, the bandwidth is given by this equation here, Fs, your space frequency, plus Fd minus Fm minus Fd. Okay. So, this is your bandwidth. If you rearrange this is an absolute value, remember that. So, अगर आप इसको solve करेंगे, so you have Fs plus Fd minus Fm plus 2Fd. Okay, इस bracket को अगर आप खोलेंगे, तो you have Fs plus Fd minus Fm plus 2Fd. So now it becomes Fs minus Fm plus 2Fd. Okay, Fs minus Fm plus 2Fd. Now, if you look over here in the previous equation, ये वाली जो equation है, okay, ये वाली delta F is equal to Fm minus Fs divided by 2. Okay, तो अगर हम इसको rearrange करें, Fm minus Fs is now going to be equal to 2 delta F. Fm minus Fs is equal to 2 delta F. तो अगर हम वापस इधर आएंगे, तो आपने यहाँ पे ऊपर कैलकुलेट किया था Fs minus Fm plus 2Fd. तो अभी हमने ऊपर देखा है Fs minus Fm is equal to 2 delta F. तो हम Fs minus Fm की जगह अगर 2 delta F रखते हैं, तो now it can bandwidth is now going to be equal to 2 delta F plus 2Fd. 2 delta F plus 2Fd, 2 को common लेंगे, you're going to get 2 multiplied by delta F plus Fd. And that is your equation for your bandwidth. Okay, that is your equation for your bandwidth. ये नोट्स आपके सामने खुले हुए हैं, आप लोगों ने ये डाउनलोड किए हुए हैं नोट्स? आवाज आ रही है? आप लोगों ने VLE से ये नोट? अच्छा, क्योंकि मैं अब एक ये क्वेश्चन करना चाह रही हूँ इसमें, तो ये सवाल है, ठीक है, यहाँ पे determine the peak frequency deviation, minimum bandwidth and baud for a binary FSK signal with a mask frequency of 49 kilohertz, phase frequency of 51 kilohertz and an input bit rate of 2 kilobits per second. So you need to calculate peak frequency deviation, minimum bandwidth and baud. ठीक है, ये जल्दी से करें, और जब कर लें तो माइक्रोफोन वो करके मुझे बताएं कि हम कर चुके हैं।
चतुर का हाथ रेंडे रोज हो गया भाई। बीएलई पर मौजूद है। ओके, हुआ आपसे ये सवाल? किससे हो गया है? आंसर किसके आ गए? यस मिस, आ गए। ओके, ये इसकी सोल्यूशन है। सोल्यूशन देखें, अगर कोई इश्यूज हैं तो मुझसे बताएं। एनी क्वेश्चन? मिस, ये फॉर्मूले वाली स्लाइड कहाँ पर है? वीएलई पर तो नहीं दिख रही। कौन सी वाली स्लाइड? यही एफएम वाले। जो मैंने ये नोट्स जिससे मैं पढ़ा रही हूँ, जिसकी जी बात जी। कर रहे हैं आप? ये है ना डिजिटल मॉड्यूलेशन करके जो नोट्स है, 5 अक्टूबर टू 11 अक्टूबर के, उसमें देखें वीक में 5 अक्टूबर के 11 अक्टूबर के वीक में जो डिजिटल मॉड्यूलेशन, उनको देखिए। ओके। आई नजर आपको? जी मिस, मिल गया। ठीक है। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? कोई मुश्किल हो रही है आप लोगों को? Does anyone want me to go over this example या आपकी समझ में आ गया है? नो मैम, समझ में आ गया। ठीक है, तो ये सिंपल वही फॉर्मूलाज है जिनसे आपने वो किया है। ठीक है,
Okay. Let me just give me a minute, then we'll start the other part. Okay. तो ये जो एग्जांपल है 9.2, ये भी मैंने अभी VLE पे डाल दिया, ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं. Now, coming back to what we were talking about. अच्छा, जैसे कि हमने बेसल फंक्शंस पढ़े थे, अगर आपको याद होगा, जिसमें हम वो निकालते हैं टेबल के थ्रू, हम लोग साइड फ्रीक्वेंसीज निकालते हैं, उसके थ्रू भी हम बैंडविड्थ जो है एफएस के वेव की निकाल सकते हैं, ठीक है. अगर आपको बेसल फंक्शन याद है, आपके पास टेबल होता था, उस टेबल के थ्रू हम नंबर ऑफ साइड फ्रीक्वेंसीज निकालते थे और उससे हम जो है वो बैंडविड्थ निकाल सकते थे. तो बेसल फंक्शन के थ्रू भी हम बैंडविड्थ निकाल सकते हैं एफएस के वेव की. The fastest rate of change or the highest fundamental frequency, इधर हम कहते हैं fundamental frequency SA, okay? SA is the highest rate of change of a wave is given by SB. अगर आप ये नीचे formula देखें, SA is equal to SB divided by 2, which is your bit rate divided by 2. So SA is the highest fundamental frequency of the binary input signal and it is given by SB bit rate divided by 2. Now, if you use the formula for modulation index, remember modulation index in FM, हम उसको M कहते हैं, यहाँ पे H कहा हुआ है, H factor कहते हैं FSK को. In FM, modulation index is called the H factor. in FSK, FSK में modulation index को हम H factor कहते हैं. तो H factor is given by delta F divided by FA. Delta F divided by FA, where FA is your fundamental frequency, FA is also equal to your bit rate divided by 2, delta F is your peak frequency deviation. Peak frequency deviation, okay? Now, when we talk about the worst case modulation index or deviation ratio, is one which yields the widest bandwidth, okay? सबसे बुरा जो मैंने आपको याद है अगर कि जब हम बेसल फंक्शन करते थे, जितना हाई हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता था उतनी ज्यादा हमारी साइड फ्रीक्वेंसीज या साइड बैंड्स होते थे. तो इस सूरत में भी, और उधर क्या होता था, जितनी ज्यादा साइड फ्रीक्वेंसीज होती हैं उतनी बड़ी हमारी बैंडविड्थ भी होती है. तो इधर भी वर्स्ट केस मॉड्यूलेशन इंडेक्स और डेविएशन रेशियो इज दैट व्हिच यील्ड्स द वाइडेस्ट बैंडविड्थ. And the worst case of widest bandwidth occurs when both the frequency deviation and the modulating frequency are at their maximum value. So that means that if you look over here, H is now going to be equal, H क्या था, delta F divided by FA. Delta F हमने ऊपर calculate किया था, delta F is equal to, if you look over here, FM minus FS divided by 2. Delta F is equal to FM minus FS divided by 2. So coming back to this formula over here, H is equal to delta F divided by FA. Delta F की जगह हम लिख देंगे FM minus FS divided by 2. Delta F की जगह हम लिख देंगे FM minus FS divided by 2. और FA की जगह हम लिखेंगे FB divided by 2. Remember I told you the highest fundamental frequency is your bit rate divided by 2. So अगर हम इधर ये सारी equations लिख दें, so this is what we are going to get, FM minus FS divided by 2 divided by FB divided by 2. Okay, that is your modulation index or your H factor. So 2 और 2 cancel हो जाएगा, ठीक है, 2 and 2 will cancel. ये आप अपने टाइम पे होमवर्क के तौर पे कर लीजिए. Then H is now equal to FM minus FS divided by FB. Okay, FM minus FS divided by FB. Okay, so this is your modulation index. Okay, जब आपको modulation index मिल जाएगा, जब आपको modulation index मिल जाएगा, तो आप बेसल टेबल से नंबर ऑफ साइड फ्रीक्वेंसीज ढूंढ सकते हैं.
ठीक है, कितने सिग्निफिकेंट साइड बैंड्स हैं। जब आपको H मिल जाएगा तो आप बेसेल फंक्शन में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट साइड बैंड्स ढूंढ सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट साइड बैंड, फॉर एग्जांपल अगर आपकी 3 सिग्निफिकेंट साइड बैंड्स हैं, 3 सिग्निफिकेंट साइड बैंड्स हैं, तो उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे अपने FM के सिग्नल से। ठीक है, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे अपने FM के सिग्नल से एंड देन यू आर गोइंग टू multiplied by 2. Okay, so if you look at this example over here, it says using a Bessel table determine the minimum bandwidth for the same FSK signal described in example 9.1 with a mark frequency of 49 kilohertz, peak frequency of 51 kilohertz, and input bit rate of 2 kilobits per second. 2 kilobits per second. So now you're going to have H is now going to be equal to, अगर हम H का फॉर्मूला देखेंगे, I will share it with you. आप लोगों को ये नजर आ रही है इक्वेशन, ये एग्जांपल? Can you all see this example? Yes, ma'am. Okay, तो ये कह रहा है you have to use a Bessel table, determine the minimum bandwidth for the same FSK signal described in example 9.1 with a mark frequency of 49 kilohertz, a space frequency of 51 kilohertz, and an input bit rate of 2 kilobits per second. Okay, तो इस सूरत में you're going to find the value of H given by the formula जो मैंने अभी पढ़ा है. H की वैल्यू आती है 1, यानी कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू आती है 1. फिर आप जाएंगे बेसेल टेबल पे जो हमने पहले किया हुआ है. बेसेल टेबल से आप नंबर ऑफ साइड फ्रीक्वेंसीज निकालेंगे और फिर आप इसकी बैंडविड्थ निकालेंगे जैसे कि हम पहले निकालते थे. ठीक है, जैसे कि हम पहले निकालते थे. ये जो है ये आपका होमवर्क है. ठीक है, ये आपका होमवर्क है और ये मुझे व्हाट्सएप पे आप करके दीजिए, फिर मैं आपसे सोल्यूशन शेयर कर दूंगी. इज दैट क्लियर? आ रही है समझ में सबके? होमवर्क क्या है? अच्छा, आप लोगों ने VLE पे अटेंडेंस लगा दी है? You have to say yes or no, please. Okay. नो मैम लगा रहे हैं. अच्छा, प्लीज लगा दीजिए. ठीक है, VLE पे अटेंडेंस लगाना बेइंतहा जरूरी है. ठीक है, ओके. आई थिंक विल एंड क्लास हियर नाउ. आप लोग मुझे जो है अपना होमवर्क जो है वो जरूर भेज दीजिएगा. ठीक है.